नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं वर्णमाला की भी टेस्ट सीरीज चालू करने वाला हूं। तो जितने भी मेरे भाई बंधु हैं जो ग्रुप सी की तैयारी या फिर ऐसे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि हिंदी वर्णमाला या व्याकरण आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। इसके माध्यम से आप अपनी को जांच सकते हैं कि आपके वर्णमाला से कितने प्रश्न देखने को सही हो रहे हैं, और अगर आपके ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आपको देखना चाहिए कि उसमें हमारी कहाँ पे गलती हो रही है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। अगर आपको ये दिए हुए प्रश्न अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक कर देंगे एक प्यारा सा कमेंट। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आया हुआ है कि उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों, उत्क्षिप्त व्यंजन तो सबसे पहले तो लौ है, णौ है या रौ है। तो इसका सही उत्तर है णौ। अब दोस्तों याद रखना, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दो। कितने होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं दो आपके। एक होता है ये और एक होता है ये। तो ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। अब देखो दोस्तों, द्विगुण व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन में क्या प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। द्विगुण बोलते तो हमें पता लग जाता है दो हैं, इसलिए वो उत्क्षिप्त बनाकर प्रश्न हमेशा पूछता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, दंतोष्ट व्यंजन कौन से हैं। दंतोष्ट फ व ध न कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर क्या होने वाला है? फ और व। दंतोष्ट का फ और व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आ रहा है इसमें, इनमें से अर्धस्वर बताइए। अर्धस्वर य और व, प फ अ आ ए आई। तो दोस्तों अर्धस्वर कौन से होते हैं इसमें? तो अर्धस्वर य और व। आपने देखा होगा अंत्यस्थ व्यंजन की जब हम बात करते हैं तो अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल और व। य और व क्यों होते हैं, मैं यहाँ पे जरा ध्यान देना। देखो य जो बनता है ई प्लस अ से बनता है, ई प्लस ई भी स्वर होता है और अ भी स्वर होता है। जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो बनना चाहिए आपका स्वर, लेकिन बन रहा है क्या? व्यंजन। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। वैसे ही व का होता है उ प्लस अ मिलकर क्या बनता है दोस्तों? व बनता है। ठीक है। अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4, लेकिन उनमें से अंत्यस्थ में से भी 2 जो होते हैं अर्धस्वर होते हैं, य और व। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है आपका। चौथा नंबर का है, अल्प प्राण तालव्य ध्वनि है। अल्प प्राण को समझ लीजिए पहले तो। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब वायु। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु निकले बाहर, तो उनको कौन कौन से हो सकते हैं? ध, झ, ज, ण। तो दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होता है ज। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, देखो च, छ, ज, झ। एक देखो च आवाज़ नीचे गई है, झ ऊपर गई है, च छ ज नीचे गई है, झ में ऊपर गई है। तो नीचे जिसमें जा रही है वो अल्प प्राण होते हैं, तो ज भी क्या हो गया आपका? अल्प प्राण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है। आप ये भी देखते रहिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। सुमेलित कीजिए मूल स्वर, दीर्घ स्वर, अल्प प्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो सबसे पहले मूल स्वर आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शंस ए बी सी डी। तो आप बताइए क्या हो सकता है इसमें। तो जैसे कि हम जानते हैं अ ई उ ऋषि मूल स्वर होते हैं। ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आई। अल्प प्राण कौन से होते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं सारे, याद रखना अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं वो सघोष होते हैं। सघोष के साथ क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। और अघोष व्यंजन क्या हो जाएगा? ख, ज, फ, स। तो देखते हैं ए का थर्ड किसमें बना हुआ है? ए का थर्ड हमारा बना हुआ है इसमें, डी वाले में। तो हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आप भी चेक करते रहना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? व्यंजन वर्णों के संबंध में च छ स्पर्श संघर्षी है, य और व अर्धस्वर है, ग और घ स्पर्श व्यंजन है, श और श संघर्षहीन है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बोल रहा है। तो देखते ही आपको पता चल गया होगा
कि श और श संघर्षहीन नहीं होता है, संघर्ष के साथ निकलते हैं, ये तो उसमें संघर्षी व्यंजन होते हैं, संघर्षी व्यंजन होते हैं, इसमें लिखा हुआ संघर्षहीन, तो ये हमारी बात गलत हो जाएगी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है असंगत विकल्प चुनिए। क्या चुनिए? असंगत। ब ओष्ठ घोष अल्पप्राण, श अल्पप्राण मूर्धन्य अघोष, य तालव्य अल्पप्राण घोष, ई अग्र संवृत और अवृत मुखी। तो क्या बोल रहा है? असंगत है। असंगत कौन सा है इसमें दोस्तों? इसमें हमारा क्या है? श। क्यों है? श श श। ठीक है, ये क्या होते हैं? पहली बात तो श जो होता है ना, याद रखना, महाप्राण होता है, तो अल्पप्राण तो होता नहीं है, तो यहीं पे ये बात हो गई गलत। अघोष होता है और ये जो होता है मूर्धन्य भी होता है, पर अल्पप्राण नहीं होता, इसलिए हो जाएगा हमारा गलत। 8वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? दो अलग अलग उच्चारण स्थान से बने वर्ण मिलकर जब बनते हैं वही क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन त्र, त्र, श्र और ह। तो आपको पता चल चुका होगा क्या है इसका, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ए। देखो त प्लस र मिलने से क्या बनता है? त्र बनता है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? त्र, श्र, ज्ञ, ज्ञ। ठीक है, अब अगला देखो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर ओ, आउ, ए, आई। ठीक है, संयुक्त स्वर 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। 9वां प्रश्न आ रहा है निम्नलिखित में सुमेलित युग्म नहीं है। अंत्यस्थ व्यंजन योरो लोवो, तो हमें पता है भाई। दीर्घ स्वर ऋषि ऋषि, संयुक्त व्यंजन श्र, ऊष्म व्यंजन ह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर नहीं होता है, ये क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। आपको पता है अगर ऋषि ऋषि के नीचे एक और रेरी होती तब हम ह्रस्व बोल सकते थे, इसको दीर्घ बोल सकते थे, लेकिन उसका प्रयोग होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है? ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता। विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है। ह्रस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरों स्वरों से नहीं होती। तो देखो भैया, ह्रस्व स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल सही बोल दी है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, इसमें देखो दूसरा विकल्प क्या बोल रहा है कि विसर्ग ना तो स्वर है ना तो व्यंजन, बिल्कुल सही बात बोली इसने। ल का प्रयोग स्वर के रूप में हिंदी में नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले आता है, तो ये बात हो गई गलत। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के पहले नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रश्न है 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है। क्या नहीं है? अघोष नहीं है। तो घोष मतलब होता है जैसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हो, और अघोष बोलते हैं ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन देखने को ना मिले। तो क्या बोल रहा है प्रश्न बोल रहा है कि अघोष वर्ण नहीं है। तो क, ख, व और फ। ठीक है, क्या नहीं है? अघोष वर्ण नहीं है। एक मिनट है, तो कौन क्या नहीं है इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि 11 का सी बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो अंत्यस्थ व्यंजन अभी मैं आपको बता के गया हूं, अंत्यस्थ को मैं बोलता हूं हमेशा एस ए। मैं क्या बोलता हूं, मेरा अपना तरीका है, अंत्यस्थ के लिए मैं यूज करता हूं एस ए। एस से मतलब सघोष, ए से मतलब अल्पप्राण। तो अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं। वो कौन सा बोल रहा है? अघोष वर्ण नहीं है, तो वो नहीं है, क्योंकि ये क्या है? सघोष है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप भी अपना चेक करते रहिए कि आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं सही। 12वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण व्यंजन है। प्रत्येक वर्ग का पहला, चौथा ऊष्म वर्ण महाप्राण है। अल्पप्राण की अपेक्षा महाप्राण वर्णों में प्राण वायु का अधिक
उपयोग होता है। श्र, त्र, ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। अशुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या जाएगा बताओ? अच्छा एक चीज़ बताओ, पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला बोले तो क, चौथा ख, ग, घ, ण। ठीक है, ये बोला प्रत्येक वर्ग का पहला और चौथा वर्ण ऊष्म वर्ण महाप्राण है। अच्छा ये बताओ, ये तो अघोष होता है ना, और ये तो अल्पप्राण होता है ना। अघोष अल्पप्राण होता है, तो भैया पहले वर्ग का पहला तो कभी महाप्राण हो ही नहीं सकता, और ऊष्मी वर्ण महाप्राण है, तो ये लाइन क्या हो जाती है हमारी? पूरी तरीके से गलत हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 नंबर पर आ रही है। निम्नलिखित वर्णों को उनके उच्चारण स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, क का दंत के साथ, त का तालु के साथ, नौ का कंठ के साथ, श का नासिका के साथ। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? ये रहा ए बी सी डी, बताइए। तो जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, क का क्या होता है? हमें सबको पता है कंठ होता है। ठीक है, श का क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, अब देख लो, सबसे पहले अगर हम तुम्हें दो को पता है ना, तो पहले सबसे पहले देखा करो कि तुम्हें कौन सा याद है ढंग से। तुम्हें जैसे मुझे ए का थर्ड पता है, तो देखो भैया ए का ए, इसमें गलत देर का है, इसमें ये गलत देर का है, और ये भी गलत और का है, तो ए का ए है। बी का क्या है? देखो ए। तो का क्या है? दंत। ठीक है, सी का क्या है? फोर। नौ का क्या है? नासिक होता है, क्योंकि ये तो पंचमाक्षर है ना, नासिक होता है। और शौ का क्या है? दो है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां नंबर पर प्रश्न आ रहा है। 14वें, अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व। अच्छा य मैं तो अपने तरीके से बोल रहा हूँ, सॉरी। र, ल, ब, य। तो इसका अंत्यस्थ व्यंजन में क्या नहीं होना? ये तो ब, ये तो बेसिक सा प्रश्न आ गया यार। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर पे। निम्नलिखित भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई। देखो भैया लिखित बोल रहा है, इस चीज़ पर जरा ध्यान दे दीजिएगा सभी लोग। क्या बोल रहा है? लिखित। क्या बोल रहा है? लिखित। पद, शब्द, वर्ण, ध्वनि। तो देखो सबसे ज़्यादा ध्वनि में डाउट होगा और एक वर्ण में डाउट होगा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है वर्ण। ठीक है, अगर मौखिक होती तो ध्वनि चले जाता, लेकिन लिखित पूछ लिया तो वर्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, अंत्यस्थ व्यंजन कौन सा है? अंत्यस्थ व्यंजन ख, च, श्र, य। तो मुझे लगता है कि दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर पे है, दंतोष्ट व्यंजन क्या है? दंतोष्ट व्यंजन व, त, थ, प। दंतोष्ट व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? तो हमें पता ही है व कैसे बना है? उ प्लस अ से, याद रखना, उ प्लस अ से क्या बनाया है? व बनाया है, जिसको क्या बोलते हैं? दंतोष्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 18वें नंबर पे है, संवृत स्वर बताइए। ठीक है, संवृत स्वर बताइए। तो उ, ओ, औ, ए, आई, औ और आ। संवृत पूछा है हमसे, तो हमें पता होना चाहिए कि ओ तो हो नहीं सकता, ए, आई हो नहीं सकता, आ हो नहीं सकता। बचा क्या हमारे पास? उ और बड़ा ऊ। इसका राइट आंसर है ये। ठीक है, लास्ट में अगर पेज बचेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि संवृत, अर्ध संवृत, निवृत, अर्ध निवृत कैसे निकालने हैं, तो उसके बारे में मैं तुम्हें सिंपल से एक वीडियो में बता दूंगा। अगला प्रश्न आ रहा है 19वां प्रश्न, ट, ठ, श का उच्चारण स्थल। ट, ठ, श का उच्चारण स्थल है मूर्धन्य, कंठ, वत्सर्य, ओष्ठ। कचट, ट, ठ और श। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य, कंठ, वत्सर्य, ओष्ठ। तो उसका सही उत्तर होने वाला है क्या? मूर्धन्य। ठीक है, कचट तब को मैं केटीएम बोलता हूँ हमेशा। मैं क्या बोलता हूँ याद रखना, मैं अपना तरीका बता देता हूँ। चलो मैं क, च, ट, त, प, ये हो गए कचट तब। मैं इसको बोलता हूँ केटीएम दो, KTM 2। कौन सी बाइक दो? KTM 2। मतलब कि जो क वाली सीरीज होगी वो कंठ होगी, च वाली जो सीरीज होगी वो तालु होगी, ट वाली होगी मूर्धन्य होगी जो पूछ रखी है,
कचट, तौ वाली सीरीज जो होगी दंत होगी, पौ वाली जो होगी ओष्ठ होगी। तो ऐसे हम एकदम में निकाल देते हैं, कचट तब को KTM दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आ रहा है। 20वां प्रश्न क्या बोल रहा है, री से ऋषि, री का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, मूर्धन्य, दंत, तालु। व्यंजनों के उच्चारण स्थान हर किसी को पता लग जाते हैं, लेकिन स्वरों में हर कोई फंस जाते हैं, क्योंकि स्वरों का एकदम अधिकतर किताबों में मिलता बहुत कम है। तो इसका क्या है, री से ऋषि का, तो री से ऋषि का क्या होता है दोस्तों, 20 का राइट आंसर है मूर्धन्य, इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो, थ, द वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए, तो, थ, द। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था KTM दो, क, च, ट, त और प, तो दंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, किसका व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, श्र, अ, अह, क। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, श्र। याद रखना संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है, क प्लस श से श्र बना हुआ है। और याद रखना क के नीचे हलंत लगा हुआ है, बहुत 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 बारीकी से ध्यान देके चलना, पेपर में सेम ऑप्शन मिलता है, प्लस क प्लस श इस तरीके से मिल जाएगा, तब आपका हो जाएगा गड़बड़ आंसर, हलंत इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बनना है 23वां प्रश्न, निम्नलिखित किसमें से तालव्य ध्वनि बताइए, तालु, KTM दो, क, च, ट, त, प। क्या बोल रहा है, तालु है, KT, क, च। ठीक है, टी से तालु, चौ वाली सीरीज देख लो भैया, ज, चौ, छ, ज। तो 23 का क्या हो जाएगा आपका सही से सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं 24वें की प्रश्न की तरफ। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 30, 54, 45, 25। तो आपको तो देखने की भी जरूरत नहीं है, 5 बजा 25। 25वां प्रश्न है, इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, संयुक्त, ज्ञ, ड़, ण। तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर है। तो बेसिक से प्रश्न चल रहे हैं, मैं तो सोचा तगड़े प्रश्न होंगे, कोई दिक्कत नहीं। 26वां, अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुख से, नाक और मुख से, इनमें से कोई नहीं, केवल नाक से, अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक में क्या होता है, नाक प्लस मुख दोनों, अनु मतलब होता है पीछे से, नाक मतलब नाक के साथ भी चलना, मुख के साथ प्लस नाक के साथ भी चलना, तो अनुनासिक ही उसको कहते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 27, चौ का उच्चारण स्थान बताइए, क और चौ, KT, तालु, कंठ, मूर्धन्य, तालु, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। आशा करता हूं अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कर देंगे एक प्यारा सा कमेंट। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, हिंदी में आ स्वर को माना जाता है विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत। देखो दोस्तों, अ और आ ये क्या है, विव्रत, इसका ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, आ विव्रत होगा। और कहीं कहीं पे विव्रत को याद रखना निवृत लिखा रहता है, याद रखेंगे, निवृत और विव्रत बात एक ही है। और इसको सेकेंडों में कैसे पकड़ते हैं मैं आपको कल ही बता दूंगा, कि संव्रत है, अर्धसंव्रत है, विव्रत है, अर्धविव्रत है, आप सेकेंडों में निकाल देंगे। जैसे मैंने सिर्फ आ लिखा और मैंने इतना बता दिया इसका क्या आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आ रहा है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख प्राय बंद सा रहता है कहलाते हैं विव्रत स्वर, अर्धविव्रत, संव्रत, अर्धसंव्रत। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय क्या बोल रहा है, प्राय बंद सा रहता है, मुख क्या होता है, बंद सा रहता है, उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं संव्रत स्वर। क्या बोलते हैं, संव्रत। व्रत सा बन जाता है ना, मुंह बिल्कुल बंद हो जाएगा तो संव्रत बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न बनना है 30वां, नाद के आधार पर व्यंजन के दो वर्ग कौन से हैं, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ऊष्म, स्पर्श, अंत्यस्थ, स्पर्श। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, कि नाद के आधार पर कितने होते हैं, तो दो होते हैं, कौन कौन से, अघोष और सघोष। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ उसको, प्रश्न बड़ा दिखेगा तो सही लगेगा। 31वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी करने की। ठीक है, तो उद्धरण, ऋषि, ग्रीष्म, ज्ञान, उद्धरण, ऋषि, ज्ञान, ग्रीष्म।
ऋषि उद्रण उद्रण ग्रीष्म ज्ञान, ऋषि उद्रण ज्ञान ग्रीष्म। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? देखो, उद्रण ऋषि ग्रीष्म ज्ञान। तो उसका सही आंसर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। इसको कैसे करना है? जैसे कि डिक्शनरी के हिसाब से देखो, ए बी सी डी चलता है, फिर ए के बाद भी देखो ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर सी चलेगा, ऐसे करके हम देखते हुए चलते हैं, उसी से निकालते हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? द्वार, पकवान, क्षमा, त्राटक। द्वार, पकवान, क्षमा, त्राटक। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका है क्षमा, क्योंकि शौ जो बनता है कौ से बनता है, इससे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आ जाएगा। बाकी पौ है, त्रौ है, दौ है, तो ये बाद में आएंगे, कौ पहले आ जाएगा, इसलिए क्षमा इसमें सही जाएगा। 33वां प्रश्न देखते हैं, अल्प प्राण नहीं है। क्या नहीं है? अल्प प्राण नहीं है। 135 नहीं है, चेक कर लो भैया। वर्ग के 1, 3, 5 अल्प प्राण नहीं है, गलत बात, वो तो होते हैं। शौ, शौ, शौह, अच्छा ये अघोष होते हैं और महाप्राण होते हैं। य और व ये सघोष होते हैं, ये अल्प प्राण होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन क्या होते हैं? सघोष अल्प प्राण होते हैं। य और र और ल, अरे ये भी तो वहीं जाएंगे अंत्यस्थ व्यंजन में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो संघर्षी व्यंजन होते हैं, याद रखना संघर्षी व्यंजन कैसे होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ फिर से। अघोष होते हैं सबसे पहली बात तो, और महाप्राण होते हैं। और जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ को मैं बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ? एस ए। अंत्यस्थ को क्या बोलता हूँ मैं? एस ए। सघोष, अल्प प्राण, ये दोनों अल्प प्राण तो थे, अघोष तो हैं, ये अंत्यस्थ व्यंजन है, ये भी अंत्यस्थ व्यंजन है, य और लव। तो ये सब क्या होंगे? सघोष होंगे और साथ में अल्प प्राण होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ का मतलब देखो भैया, कंठ प्लस ओष्ठ। अच्छा एक चीज़ तो बताओ मुझे जरा सा, ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और ऊ का क्या होता है? मैं माफ़ करना, देखो ओ का क्या होता है? कंठ, और ऊ का क्या होता है? ओष्ठ। ओ और ऊ मिलके क्या बनाते हैं? ओ। तो देख लो भैया, डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। 35वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस विकल्प में सभी वर्ण मूर्धन्य हैं? ण, ठ, ण, घ, ध। र, ड, श, ट, ट, ड, श, फ, ण, ऋषि ऋषि, ण और झ। थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है, इसमें हमें एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा, है ना, कि मूर्धन्य कौन सा है, कौन सा तालु है, कौन सा क्या है। तो इसमें हमारे पास समय को हम देखते हुए कैसे करेंगे इसको, देखो इसको करने का तरीका देखो। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन का हमें अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? ट, ठ, ड और ढ। अच्छा ये बताओ जरा सा, मूर्धन्य बोल रहा है, के टी एम, तालु होता है, तो ये तो ट वाली सीरीज तो कट होगी, ट ठ। और देखो ट खट, ये भी खट है ना, और ट ठ ड ये भी कट। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, जब ट ठ ड ढ यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा और यहाँ नहीं चलेगा, तो भैया बचा क्या हमारे पास? सॉरी एक मिनट, ये गलत कैसे हो रहा है? क्या पूछ रहा है? मूर्धन्य। एक मिनट, मूर्धन्य, मूर्धन्य क्या होता है? क, च और ट, के टी एम। ट ठ ड चलेगा भैया, ट ठ ड ढ चलेगा मूर्धन्य में। तो ठ इसमें भी है, ठ इसमें भी है, और ड इसमें भी है, और इसमें भी है। अब देखो श मूर्धन्य है, श, यस, ई, अच्छा ई और ई भी मूर्धन्य होता है, यस, श भी मूर्धन्य है, ट भी मूर्धन्य है, और र भी मूर्धन्य है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ण गलत हो गया ना मामला, क ख घ गलत हो गया, अब ये प फ ओष्ट हो गया, च छ ज ये देखो तालु हो गया। तो ये हमारे पास बिल्कुल 20 का राइट आंसर हो गया। इसमें थोड़ा समय लग गया क्योंकि एक एक चीज़ को देखना था, इसमें माफ़ी चाहूँगा, 20 का राइट आंसर होगा। 36वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर स्ववर्ण कहलाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो भेद किए जाते हैं।
अगला प्रश्न है ऊ और ऊ परस्पर सवर्ण स्वर हैं, ओ और आऊ भी सवर्ण स्वर हैं। अच्छा ये बताओ ओ और आऊ क्या सवर्ण हैं? गलत बात है, क्योंकि देखो ओ बना कैसे है, ओ से प्लस ऊ से, तो ये सवर्ण कहाँ से हो गया? तो अलग अलग चरण स्थान के हो गए भाई। ओ कंठ होता है, ऊ आपका ओष्ठ होता है, तो ये सवर्ण कहाँ से हो गए? नहीं हुए ना। और ऊ को देख लो, ऊ बनता कैसा? बड़ा ऊ प्लस ऊ से बनता है, ये भी ओष्ठ ये भी ओष्ठ, तो सवर्ण है। 37वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से वर्णमाला हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? क वर्ग, ह वर्ग तथा और कंठ वर्ण माने जा गए हैं। समस्त स्वर अघोष वर्ण हैं। चौ वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। ण और ड़ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि इसमें सबसे पहले देखो डी तो हमें बिल्कुल सही लगा, चौ भी सही लगा। अच्छा इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे भी, क्या बोल रहा था ये, एक मिनट। चौ वर्ग तो होते हैं इस पर से, ठीक है, इस पर से संघर्षी भी बोल सकते हैं। क वर्ग और ह वर्ग और कंठ वर्ण होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही था। समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं, समस्त स्वर अघोष वर्ण होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। वैसे ये गलत माना जाएगा, 20 का राइट आंसर होगा कि समस्त स्वर को हम अघोष नहीं कह सकते। अगला प्रश्न आ रहा है 38वां। किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है मतलब कि जो 25 व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, वो नहीं है। अच्छा ये देखो भैया, यहाँ है तो ध ये भी हो गया, चलो क ठ द भ भी हो गया, ग ज, इसका आंसर क्या होगा? डी इसका। देखो यो आ गया, देखो यो अंत्यस्थ व्यंजन आ गया, नहीं आ गया? 38 का क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ रहा है, बेसिक से प्रश्न आ रहे हैं लेकिन अच्छे प्रश्न हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अ कंठ ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, बड़ी ई संयुक्त स्वर है। तो क्या इसमें गलत होने वाला है दोस्तों? इसमें गलत क्या होने वाला है? ये होने वाला है, संयुक्त स्वर ई हो ही नहीं सकती कभी, दीर्घ स्वर है ये, दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ याद रखना। संधि स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं। संधि स्वर कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें मूल दीर्घ याद रखना, मूल दीर्घ आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। और संयुक्त स्वर की संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ए नहीं, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा, ये आपके जाते हैं इन तीनों में। ए आई ओ आउ जो जाते हैं इसमें जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 40 इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण से भिन्न है? तो थ श स, ठीक है, तो थ श और श। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? श। क्यों होने वाला है? अब देखो श का क्या होता है? मूर्धन्य होता है। और तो क्या होता है? क च और ट, क च ट तो, ये क्या होता है? के टी एम दो, दंत होता है, तो ये दंत है, ये भी दंत है और ये भी दंत है, ये क्या है? मूर्धन्य है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। 41वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न के अशुद्ध अक्षरिक खंड है। क प्लस र, ज्ञ प्लस ज्ञ, त प्लस र, श प्लस र। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये, क्योंकि ये क्या होता है? ज प्लस य, तब होता है ये। अगला प्रश्न आ रहा है 42वां। इनमें से संघर्षी वर्ण कौन से हैं? संघर्षी वर्ण क ख त थ प फ श श, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तो देखने लायक सवाल नहीं था। 43वां प्रश्न। इनमें से ओष्ठ स्वर कौन सा? ओष्ठ बताओ भाई, ओष्ठ कौन सा? अ आ ई ई उ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उ और उ। 44वां प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण क्या है? तालु हैं। याद रखना, के टी एम तालु, कंठ तालु सीधे, क और चौ वाली सीरीज देख लो भैया। ई ज श, उ क ख, त थ च और ई बड़ी ई, ब और भ। क च और ट, तो क्या बोल रहा है? तालु, के टी
चौ वाली सीरीज में देखो सबसे पहले तो इसमें क्या बनना चाहिए, चौ छ जौ झौ, चौ हो गया, तो होगा नहीं, कट हो गया ये भी, है ना। क और ख से ये भी कट हो गया, और ई तालु होते हैं और जौ भी तालु होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 45 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में घोष नहीं है। क्या नहीं है, घोष नहीं है। घोष नहीं है मतलब कि क्या है, सघोष नहीं है। ज अ ज झ, ई च द, क ट प, ग ट ड। तो सही इसका उत्तर क्या होने वाला है, इसका उत्तर होने वाला है दोस्तों सी, क। क जो होता है घोष नहीं है, ये क्या है, अघोष है। अघोष अल्प प्राण है क। 46 इनमें से कौन सा कथन गलत है। स्वर अघोष ध्वनियाँ होती हैं, कंठ अकंठ है, क स्पर्श व्यंजन है, उ ओष्ठ ध्वनि है। तो इसमें क्या होने वाला है, गलत बोल रहा है ये। इसका आंसर तो यहीं पे शो हो गया है, इसका आंसर क्या है, ए। स्वर अघोष ध्वनियाँ हैं, क्योंकि स्वर क्या होता है, घोष होता है। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में ध्वनियाँ दंत है। तो थ द ध, तो थ श। ठीक है, लेकिन तो थ यहाँ पे भी है, ये वाला श है, तो और श ये भी है, तो थ श। अच्छा भैया देख लो इधर, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया ये। अब देखो इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर देखो, तो होता है और श होता है, सु ये होता है, ये भी हमारा दंत होता है, ये भी हमारा मूर्धन्य होता है ना। इनमें से कौन सा कथन सही है। समस्त स्वर महाप्राण होते हैं, मात्राओं का स्वर से कोई संबंध नहीं, ये है, ये तो ये पूरा गलत हो गया ना। उच्चारण की दृष्टि से ऊ और बड़ा ऊ ओष्ठ माने गए हैं, विसर्ग की गणना नासिक के वर्णों में की जाती है। बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो बताइए। उच्चारण की दृष्टि से ऊ और ऊ ओष्ठ माने गए नहीं माने गए हैं, बिल्कुल माने गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सभी स्वर महाप्राण होते हैं, तो इसमें तो डाउट हो जाएगा ना। 49वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, कितने स्वर हैं, कितने स्वर हैं। याद रखना दोस्तों, 11 और 13 में सब लोग, बहुत बच्चों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, जबकि याद रखना 11-13 का कोई सीन ही नहीं होता। आपने सीधे सीधे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की अगर संख्या पूछी जाए, हिंदी वर्णमाला में अगर आपसे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए, आपने बेझिझक 11 लगाना है, 13 की तरफ नहीं जाना है, 13 की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है, आपने 11 में रुक जाना है। 50वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। मूल स्वर 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों 4 होते हैं, कौन से, अ ई उ ऋ से ऋषि, ये इनको मूल स्वर बोलते हैं। अगला आ रहा है 51वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं। संयुक्त व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों का सही उत्तर है 4 संयुक्त स्वर होते हैं। कौन कौन से, ए आई ओ और आउ, याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 52वां प्रश्न है, इनमें से कौन से स्वर परस्पर सजातीय हैं। ई ओ और ई, उ बड़ा उ, ए आई ओ आउ। अब बताएंगे इसमें से सजातीय कौन से स्वर जो हैं परस्पर स्वजातीय स्वर हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उ और बड़ा उ स्वजातीय इसलिए हैं। ओ और ई इसलिए नहीं है, देखो मूल स्वर दोनों हैं, लेकिन ये कंठ है, ये क्या है, ये तालु है। ए जब बनता है ओ प्लस ई से बनता है, तो ये भी स्वजातीय होंगे नहीं। ओ कैसे नहीं बनेगा, ओ प्लस ऊ से बनता है ओ, तो ये भी नहीं होगा। ऊ बड़ा ऊ कैसे बनता है, ऊ प्लस ऊ से बनता है, तो सजातीय होए नहीं होए, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 53वां प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। बेसिक प्रश्न है, 15, 25, 20, 25। तो दोस्तों 25 इसमें सही उत्तर होगा। 54वां, इन प्रश्नों में समय इसलिए ले रहा हूँ कि आपको सबको पता ही होगा, मैं यकीनन कह सकता हूँ। इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण नहीं है। क्या नहीं है, अल्प प्राण नहीं है, मतलब 135 कोड का ना हो। जौ चौ छ जौ, देखो चौ छ जौ, 1 3 आ गया जौ, तो ये भी हो गया कट, अल्प प्राण नहीं है, तो ये अल्प प्राण है। ट ठ ड, तो ये भी हो गया। त थ द, ये भी हो गया। बचा हमारे पास क्या, श।
ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55वां, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है, मूर्धन्य नहीं है। तो ए ऋषि ऋषि, ए ई ऋषि, ठौ ण, क्या नहीं है दोस्तों, इसका सही बताएंगे। इसका आंसर क्या है, ई, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो तालु होता है, ई क्या होता है, तालु होता है, इसलिए मेरा देखते ही वो गोला हो गया। उसमें 56वां प्रश्न, इनमें से कौन सा वर्ण कंठ नहीं है। क वाली जो सीरीज होती है दोस्तों, क वाली कंठ होती है और अ भी हमारा कंठ होता है, ह भी हमारा कंठ होता है। देखो ह इसमें कंठ है, और देखो क ख हो गया, और अ और आ कंठ होता है। ई हमारा क्या होता है, मैं ऊपर ही अभी बता के गया हूँ, तालु होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 56 का 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 57वां प्रश्न देखते हैं। 57वां प्रश्न क्या बोला है, इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है, नासिक के व्यंजन, न प म य, कौन सा व्यंजन दोस्तों, नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन आपको पता ही है कि पंचमा अक्षर वाले जो होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नासिक के व्यंजन होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, प फ ब भ म, पंचमा अक्षर को ही अनुस्वार के रूप में किसने बदला था, श्याम सुंदर दास ने बदला था, याद रखना दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इसमें आज 3 ही प्रश्न देखेंगे अब हम। 58वां में उत्क्षिप्त व्यंजन कौन सा है, ण फ र ल, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड़। 59वां प्रश्न, शब्दकोश की दृष्टि से सही विकल्प, कंठस्थ कमल कलई कलंक, कमल कंठस्थ कलई कलंक, कंठस्थ कमल कंकल कलंक कलई, कमल कंठस्थ कलंक कलई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है सी, कंठस्थ कमल कलंक कलई। 60वां प्रश्न है, इनमें कौन सा शब्द कोश पहले आएगा, ग्लानि, ग्रहण, गुरु, ग्रहित। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न को हम, क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा शब्द पहले आएगा, ग्लानि, ग्रहण, गुरु, ग्रहित। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका सही उत्तर होने वाला है गुरु। ठीक है, ये आधा है, ये भी आधा है, ये भी आधा है, ये गौ क्या है, पूरा है, तो ये पहले आएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक प्यारा सा कर देंगे कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी ये जो बचे प्रश्न हैं उनको भी हम ख़त्म करते हैं।